दुनिया में एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो कि दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट, कंट्री या आइलैंड में रहने वाले हर एक इंसान को इफेक्ट करने वाला है, इवन आपको भी और मुझे भी। क्या है इस बार अमेरिका के मुद्दे? कौन जीतने वाला है अमेरिका का इलेक्शन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? ऐसे होता है यूएस का इलेक्शन, क्या है उम्मीदवारों का पोजीशन? और एंड में मेरे प्रिडिक्शन और ओपिनियन के साथ मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग आसित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। 2024 जिसे साल के शुरुआत से ही एक इलेक्शन का साल माना जा रहा था, जब पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर पोलराइजेशन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, इन्हीं इलेक्शन के नतीजों से इसमें पूरी दुनिया चेंज के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। दुनिया के 80 देश और लगभग आधा पॉपुलेशन, मासिव 4 बिलियन लोग इस बार अपने देश में एक तो प्राइम मिनिस्टर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए वोट करने वाले या ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें इंडिया, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस जैसे डेमोक्रेसीज और पाकिस्तान और रशिया जैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी अपने देश में इलेक्शन करवाए हैं। अगर इनमें से कोई बड़ा और इंपॉर्टेंट इलेक्शन है तो वो है यूएस और इंडिया का इलेक्शन। इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वहां आज के दिन इलेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और बीजेपी लेड एनडीए आज के दिन पावर में है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएस के 2024 के इलेक्शन के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी भी माना जाता है और एक ऐसा देश जो कि दुनिया के हर एक मसले और कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा खुद को बीच में ही पाता है, जो कि अपने मैसिव 25 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ एक बहुत पावरफुल मिलिट्री और एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री भी है, जो कि आज के दिन भी पूरी दुनिया में एक अच्छा खासा ग्रिप मेंटेन रखता है। अगर उस देश का कोई प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी इफेक्ट करने वाला है, जहां 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, जिसका कार्यकाल 4 साल चलने वाला है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन होगा नवंबर 7, 2028 में। और आपको लग रहा होगा ये 7 नवंबर डेट मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उस इलेक्शन साल के नवंबर के महीने में पहले ट्यूसडे को हमेशा होता है, जो कि पिछले 60 प्रेसिडेंट के टाइम से होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और अमेरिका का इलेक्शन भारत के इलेक्शन से बहुत अलग है। जैसे हमारे इधर बहुत सारा पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और प्रेसिडेंशियल पोस्ट एक सेरेमोनियल पोस्ट है, और यूएस में बहुत सारा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, जिसका इलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा पेचीदा है। जैसे हमारे इधर हम पहले एमपी इलेक्शन में एमपीज को वोट करते हैं और वो बाद में जाके अपने बीच में से कोई प्राइम मिनिस्टर खुद से ही चूज करते हैं। यूएस में 5 नवंबर के दिन सारे लोग मिलके एक काउंसिल को इलेक्ट करेंगे, जो कि बाद में जाके प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। और यूएस में 50 स्टेट्स और लगभग 538 सीट्स और मेजोरिटी के लिए चाहिए 227 सीट्स। पर उनका सीट डिवीजन हमारे यहाँ के सीट डिवीजन से बहुत अलग है। जैसे हमारे यूपी जैसे स्टेट जहाँ आज के दिन 80 सीट्स है, जैसे अभी रिसेंट इलेक्शन में एनडीए को 36 सीट मिला और इंडिया अलायंस को 43 सीट्स मिला, पर हमारे इधर अभी जिसको जो सीट्स मिला वो नंबर उसके पास है। अगर यही चीज यूएस में होता तो सारे के सारे 80 सीट्स इंडिया अलायंस के पास चले जाते और इंडिया के पास रह जाते महज 0 सीट्स। और ये सारा गणित को बोलते हैं विनर टेक्स ऑल, जो कि हर स्टेट के हर सीट को बहुत इंपॉर्टेंट बना लेता है। आज के दिन अमेरिका में मेनली 2 पार्टी है जो कि फ्रंट रनर भी है। पहला डेमोक्रेट पार्टी, जिसे हम एक लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी भी मान सकते हैं, जिसको हम भारत के कांग्रेस पार्टी से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कमला हैरिस, जो कि अपने कलर और रेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाती है तो वो बन जाएगी अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंट। और दूसरी तरफ उनका प्रतिद्वंदी है रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पार्टी को हम एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी भी मान सकते हैं, जिसको हम भारत के बीजेपी से भी कंपेयर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक मल्टीबिलियनर है और साल 2016 से लेकर साल 2020 तक वो अमेरिका का 68 प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो फिर से दूसरी बार प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और आज के दिन इन दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर है और दोनों के दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पे चल रहे हैं, जिसके चलते आज के दिन अमेरिका के आम जनता के साथ साथ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि इलन मस्क और टेलर स्विफ्ट जैसे पब्लिक फिगर भी आज के दिन 2 धड़े में बन चुके हैं। हमारे भारत में जैसे एक्टर्स, पब्लिक फिगर्स, न्यूज़पेपर्स और बिजनेसमैन पॉलिटिक्स के बारे में कोई बयान देने से बचते हैं और वो फंड्स कैसे देते हैं वो आज के दिन किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका में कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करना, फंड्स देना और ओपनली उस पार्टी के साथ साथ उस कैंडिडेट के एजेंडे को भी पुश करना। और आज के दिन अमेरिका में इलेक्शन मेनली 3-4 मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन, जिसको लेकर ट्रंप का ये बोलना है कि वो जब प्रेसिडेंट थे तब कोरोना के बावजूद यूएस में इन्फ्लेशन, हाउसिंग रेट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम था, जो कि अगर हम नंबर्स की माने तो सही बात भी है। 2020 में कोरोना के बावजूद इन्फ्लेशन रेट महज 1.2% में था, पर अभी आज के दिन 2024 में वो इन्फ्लेशन रेट डबल होकर 2.4% में ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो कि साल 2022 में 9.1% तक भी पहुंच गया था।
दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है अमेरिका के अंदर होने वाले इलीगल इमिग्रेशन, जो कि शायद अमेरिका का सबसे हिटेड टॉपिक है, जिसे ट्रम्प के साथ इलन मस्क भी पुश कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो अमेरिका का सही में एक जेन्युइन इशू है। जैसे आपको मैं थोड़ी देर पहले इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा था, उसका बहुत हद तक रीजन ये इलीगल इमिग्रेशन है, जहां आज के दिन मेक्सिको, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ चाइना से भी लोग डंकी मार के अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स और यहाँ तक माफिया भी घुस रहे हैं, जिसके वजह से आज के दिन अमेरिका में क्राइम रेट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। और ये सब प्रोसेस जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो बंद हो गया था, पर जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बन के आए तब से ये लग रहा है कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को लीगलाइज कर दिया, जिसको लेकर ट्रंप के द्वारा बाइडेन प्रशासन पे ये आरोप लगता है कि ये सब बाइडेन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो स्टेट्स के डेमोग्राफी को चेंज कर सके, और जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स सिटीजन बन जाएंगे तो वो बाद में जाके डेमोक्रेट्स को वोट करेंगे, जिसके चलते आगे फ्यूचर में डेमोक्रेट्स का जितना तय रहेगा। और तीसरा मुद्दा है गन कंट्रोल का। इंडिया में जहाँ गन के लिए इतने लाइसेंस और प्रोसीजर है, अमेरिका में वही गन शॉपिंग मॉल में मिल जाता है, जिसके चलते गन साइकोस और क्रिमिनल्स के हाथ में लग जाता है, जिसके चलते हमें आए दिन न्यूज में यूएस के स्कूल के अंदर मास शूटिंग दिख जाता है, जो कि सबसे दुखदायक बात है। चौथा मुद्दा है एबॉर्शन का, जिसको लेकर दोनों के दोनों कैंडिडेट नॉर्थ और साउथ ओपिनियन रखते हैं। जैसे ट्रंप अपने कंजर्वेटिव आइडियाज के साथ राइट टू लाइफ को पुश करते हैं, और कमला हैरिस का ये मानना है कि एबॉर्शन प्योरली एक महिला का चॉइस होना चाहिए। फिर अमेरिका जैसे देश के लिए बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। और यूजुअली ये देखा गया है कि जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं अभी दुनिया में वॉर और इंस्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाता है, भले ही वो नोबेल पीस प्राइज विनर ओबामा क्यों ना हो। जबकि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दुनिया एक बहुत सेफ प्लेस था, जिसका एक बेहतर एग्जाम्पल है उनका पुतिन के साथ करीबी होना या नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के साथ हाथ मिला, जिसके चलते दुनिया में टेंशन कम था। और अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन इशू के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रेसिडेंट आए उस सिचुएशन में कोई चेंजेस आएगा। पर इंडिया के लिए कौन सही रहेगा, जिसको लेकर आपको कई लोग डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए मिल जाए कि जो भी आए इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत हद तक ठीक बात हो सकता है पर 100% सही नहीं हो सकता। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दूंगा और मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। जैसे कि अभी के टाइम में खालिस्तान का इशू क्यों बाहर आ रहा है, और कौन और क्यों भारत के इलेक्शन के दौरान ही डेमोक्रेसी का बात उछाल रहा था, और जो स्पेशल पैकेज जो पाकिस्तान को मिलना था यूएस से, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बंद किया गया था, और वो बाइडेन आने के बाद पाकिस्तान को मिलना फिर से क्यों शुरू हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस देश को हर देश का इंटेलिजेंस होता है, उस देश के एक्स प्रेसिडेंट पे 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे हो रहा है। बाकी मुझे कोई संकोच नहीं होगा ये बोलने में कि ट्रंप इज बेटर फॉर द वर्ल्ड। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ ट्रंप के बाद वीजास और ट्रेड्स में प्रॉब्लम आएगा, बट विल नॉट कॉस्ट मिलियन ऑफ लाइव्स। अगर आप मेरे बयान से थोड़े भी डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ओनली फॉर यू। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।